नमस्कार साथियों। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं और वो डाउटफुल में रहते हैं कि सर जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है इसे किसकी हाइट कितनी होती है वो दे सकता है, कितनी एज तक दे सकता है, हम ग्रेजुएशन में क्या क्या किए हुए हैं तो दे सकते हैं, हम यदि फाइनल ईयर में हैं तो दे सकते हैं, क्या चीज होती है, सैलरी क्या होती है, पोस्ट क्या होती है। तो हमने सोचा कि हर बच्चा कंफ्यूज भी हो रहा है, उसके लिए क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो ही बनाया जाए। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण जानकारी, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जितने भी आपके डाउट है डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही मिल जाएगी इसमें। अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा हमारे पास बच्चों के जो डाउट आते हैं वो उसमें यदि कहा जाए तो एक बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम यदि कहा जाए कि हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों के डाउट आता है कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो हम दे सकते हैं कि नहीं। दूसरा होता पूछते हैं कि सर इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है, कि हाइट कितनी मांगी जाती है। तीसरा यदि कहा जाए कि हम कौन कौन सा ग्रेजुएशन किए हुए हो तो हम ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से हो। ये डाउट आते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको इन पूरी डिटेल मिल जाएगी, इसमें पोस्ट कैसी होती है, क्या होती है, क्या क्या, तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद में आपको वो डाउट भी नहीं रहेगा कि कौन व्यक्ति दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, साइंस बैकग्राउंड में कौन कौन सा साइंस बैकग्राउंड वाले व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात करें तो राज्य वन सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा जो होती है ना वो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, एमपी पीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। और उसमें जब कंडक्ट करवाई जाती है तो जो आप देखते हैं एमपीपीएससी सिविल सर्विस में अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग टाइप की पोस्ट होती है। जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है उसमें 3 टाइप की पोस्ट होती है, एसीएफ होती है, फॉरेस्ट रेंजर होता है या प्रोजेक्ट रेंजर होता है। अब यदि कहा जाए तो जरूरी नहीं कि तीनों की ही भर्ती आए, हो सकता है वो कभी एसीएफ की ही ले लेता है, कभी फॉरेस्ट रेंजर की ही ले लेता है और कभी प्रोजेक्ट रेंजर की ही ले लेता है। तो जरूरी नहीं कि तीनों ही आए, एक भी आ सकती है, 2 भी हो सकती है या तीनों भी हो सकती है। तो ये होती है कि ये बाकी पोस्ट ये 3 टाइप की ही पोस्ट होती है जिस पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब अपन इसी के आगे देखें कि राज्य वन सेवा परीक्षा, तो सबसे पहले बात आती कि एज क्या क्या होना चाहिए, किस से कितनी एज तक व्यक्ति दे सकता है। तो इसके लिए एज का कुछ क्राइटेरिया भी है, साथ ही यदि कहा जाए तो इस एज के लिए कुछ छूट भी दी हुई रही, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। अब आयु की जो गणना की जाती है ना वो नोटिफिकेशन में कही गई डेट के अनुसार। अब बोले नोटिफिकेशन में कब, आप जिस ईयर की भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आएगा वो जैसे 1 साल में एक बार आता है, जैसे भी आएगा कैलेंडर तो उसके 1 जनवरी से ही मैक्सिमम कैलकुलेट करता है। मतलब जिस ईयर का वो नोटिफिकेशन है उस ईयर की 1 जनवरी को ही काउंट करता है, तो उससे काउंट करता है। और दूसरा कहां पर होना चाहिए आपके, तो आयु की गणना है तो वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसमें जो भी लिखा हुआ है वही उसकी मतलब जन्मतिथि मान्य होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि का ही उल्लेख करे। मतलब इसलिए कहा जाए 10th की मार्कशीट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही, नाम भी होना चाहिए, पिता का नाम भी वही होना चाहिए, तो ये चीज मांगी जाती है। और एज कहां, 10वीं की मार्कशीट में जिस ईयर का नोटिफिकेशन है उसी ईयर की 1 जनवरी को जो होती है वही मांगा जाता। तो नोटिफिकेशन में कही गई डेट जो होती है उससे के अकॉर्डिंग। और बाद में यदि कहा जाए तो नोटिफिकेशन यदि स्पेशली आता है तो उस नोटिफिकेशन में जो डेट कहेंगे उस तारीख से मानता है। दूसरी बात करें रिजर्वेशन। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर उसमें हम गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं, हम एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं। तो हम आपसे बताएं जो इसका जो रिजर्वेशन होता ना तो फॉरेस्ट में गर्ल्स के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है, गर्ल्स का सिलेक्शन होता है और सिलेक्ट भी होती है ये। अब यदि किसी गर्ल्स को सिलेक्ट होना है या यदि कहा जाए एक्स सर्विसमैन को सिलेक्ट होना है तो आपको अपनी कैटेगरी में, अब कैटेगरी कौन कौन सी, तो इसमें यूआर होती है, ओबीसी होती है, एससी होता है, एसटी होता है और ईडब्ल्यूएस होता है, 5 ही कैटेगरी होती है। अब आप गर्ल्स से हैं या एक्स सर्विसमैन है या बॉय हैं,
आपको अपनी कैटेगरी में ही काउंट करना होगा, और यदि आप जनरल का क्राइटेरिया फाइट करते हैं तो आप यूआर के लिए भी एलिजिबल है। मतलब कोई लड़कियों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं है। ऐसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति में विशेष उपबंध नियम 1997 की अधिसूचना के तहत ये जो महिलाओं, इसमें क्लियर लिखा है कि ये दिनांक 26 सितंबर 2015 द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गर्ल्स के लिए, कोई महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप आना है तो आप यूआर का कोटा फाइट करें, मतलब अपनी कैटेगरी के लड़कों का कोटा फाइट करें। कैटेगरी के जितने लड़कों के मार्क्स आते हैं उससे उतने नंबर लाए तो आपका चयन उस कैटेगरी में ही अपना हो जाएगा। और यदि आप यूआर का क्राइटेरिया फाइट करते हो तो आप यूआर की पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है उसका एज, मतलब फीमेल के लिए। सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी में दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है। उम्मीदवार आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वे विज्ञापित में पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। तो बात आती है क्या शारीरिक मापदंड है, तो इसके लिए ना महिलाओं के लिए कोटा है, ना फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, ना एक्स सर्विसमैन के लिए। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड उतना होना ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कर सकते हैं। अब पद के विवरण की बात करें तो पद आता है सहायक वन संरक्षक। इस सहायक वन संरक्षक को ही कहा जाता है एसीएफ। अब मैं आपको कुछ चीज समझाऊं कि एसीएफ अभी हम देखेंगे तो क्या क्या होता है। एक आपने देखा रेंजर, एक होता है एसीएफ, और इसे इसके ही इक्वल कहें हम प्रोजेक्ट रेंजर। के प्रोजेक्ट रेंजर ये दोनों ही पोस्ट है। इनमें से एसीएफ इसके ऊपर वाली पोस्ट है कि यदि किसी व्यक्ति का रेंजर होता है या प्रोजेक्ट रेंजर होता है और वो जॉब करके प्रमोशन पाता है तब जाकर के व्यक्ति बनता है एसीएफ। अब ये एक एग्जाम ऐसी है कि आप एक ही एग्जाम देंगे, यदि आप टॉप कर जाएंगे तो आप सीधा का सीधा एक प्रमोशन ही ले जाएंगे, एक प्रमोशन सीधा मिल जाता है एसीएफ जो पोस्ट को पाता है वो। अब इसी के ऊपर होती है पोस्ट क्या, डीसीएफ। ये जो डीसीएफ की पोस्ट है ना, ये पोस्ट होती है यूपीएससी से, जो आईएफएस बनता है वो। और ये वाली जो पोस्ट है ये होती है एमपीपीएससी से। अब एसीएफ का पहला ही प्रमोशन होगा तो पहले ही प्रमोशन में वो एसीएफ से डीसीएफ बन जाता है, मतलब राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पहुंच जाता है। ये होती है एसीएफ की पोस्ट। और दूसरी बात, एग्जाम की बात करें तो कैसी एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ग्रेड पे की बात करें तो इसमें ग्रेड पे है 5400 की ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे। जो डीसी की होती है, जो डीएसपी की होती है वो ग्रेड पे है। सहायक वन संरक्षक मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत आता है। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी है। पद स्थिति स्थायी है। वेतनमान 56,100 से 1,77,500 और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत है। अभी 8वां वेतनमान तो और ज्यादा जाएगी 5400 ग्रेड पे। तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार एवं अन्य भत्ते देय होंगे। अब आप देखेंगे ये पोस्ट एक एसीएफ की पोस्ट ऐसी है कि व्यक्ति केवल और केवल इस एग्जाम को देता है, यदि पोस्ट आती है और एसीएफ बन जाता, पहला ही प्रमोशन होगा तो व्यक्ति सीधा राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पहुंच जाएगा। मतलब सीधा सा या तो आप यूपीएससी से डीसीएफ बन सकते हैं या एसीएफ बनने के बाद में 12 से 14 साल नौकरी करने के बाद डीसीएफ बन सकते हैं। और जो व्यक्ति रेंजर या प्रोजेक्ट रेंजर बनता है वो बनता है पहले प्रमोशन पे एसीएफ। तो ये आपको समझ में आ गया एसीएफ क्या होता है। उसी के बाद में हम कहें इसके लिए एजुकेशनल क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि, प्रशिक्षण 2 वर्ष की पत्रोपद्धति लेने हेतु वन विद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 2 वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा। नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब समझिए इसको, आपके पास में या तो साइंस से ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल हो, या फिर आप एग्रीकल्चर से हो। एग्रीकल्चर से हो वो भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये तो उसने मांगा ग्रेजुएशन, इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन नहीं कि पर्टिकुलर यही होना चाहिए। आप भले बीएससी हो, बीएससी साइंस से हो, बीएससी आप कंप्यूटर से हो, आईटी से हो, किसी से भी बीएससी हो, बीई हो, बीटेक हो,
बीएससी एग्रीकल्चर हो, अब बीएससी में आप हार्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, कोई सी भी हो, जूलॉजी वगैरह जो भी आता है, XYZ जितनी भी होती है, बीएससी कहीं से भी हो आप एलिजिबल है। बीटेक, एनआईटी, मतलब आप आईआईटीएन हो, सब कुछ एलिजिबल है। एग्रीकल्चर से कुछ किया हुआ है तो भी एलिजिबल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी एसीएफ बनता है उसके 2 साल का ट्रेनिंग होता है, या तो देहरादून होगा या देहरादून में नहीं होगा तो वन विभाग के मतलब शासन द्वारा निर्धारित जो उसके जो दूसरे हैं, जैसे एसीएफ की, कुछ एसीएफ की ट्रेनिंग कोयम्बटूर में होती है, कुछ एसीएफ की ट्रेनिंग देहरादून में होती है, तो अलग अलग जगह पर चलती है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। साथ ही यदि आपने 2 साल की ट्रेनिंग ली, उसके बाद में 2 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड होता है, जो आप कहां पर विभाग में ही नौकरी करते हैं, परिवीक्षा अवधि पूरी करते हैं, तो और उसके बाद में आपको विभागीय परीक्षा पास करना होगी। विभागीय परीक्षा पास करेंगे तो ये आपकी प्रोसेस होती है उसमें, जब तक आप प्रोविजनल वाले। शारीरिक मापदंड एवं क्षमता की बात करें तो बिंदु 3 में उल्लेखित, अब अपन देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगते हैं उसकी भी बात करेंगे भाई अपन आगे। फिर दूसरी बात आती है पद का विवरण, वन क्षेत्रपाल, जिससे आप बोलते हैं फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का होता है, पद स्थिति स्थायी होती है, इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 3600 ग्रेड पे। अब आप देखेंगे इनका वेतनमान 36,200 से 1,14,800 तथा शासन द्वारा समय समय पर जो आदेश होते हैं 7वें वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता होता है। सेम एग्जाम, उसे एग्जाम में यदि आप टॉप करेंगे काय में, मेंस में और इंटरव्यू के मार्क्स मिलके और एसीएफ की पोस्ट आती तो एसीएफ बन जाएंगे। यदि आप एसीएफ नहीं बने, मार्क्स थोड़े कम है, तो आप रेंजर बन जाएंगे, जैसी चीजें, और उसके भी कम आ गए तो परीक्षा में आप बाहर हो जाएंगे, सभी चीजें इसमें। तो आप देखेंगे इसकी वेतनमान ये है। अर्हता की बात करें तो सेम, विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी सहायता शाखा में स्नातक, जो हमने पहले आपसे बताया था वही। इनका जो प्रशिक्षण होता है वो 18 माह का प्रशिक्षण अवधि होती है, और प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा। शारीरिक मापदंड की हम अभी आगे जाकर के बात करेंगे। अब आप देखेंगे कि रेंजर की ट्रेनिंग 18 महीने की होती है और इसकी ग्रेड पे 3600 होती है। एसीएफ की ट्रेनिंग 2 साल की होती है और उसकी ग्रेड पे 5400 होती है। साथ ही ग्रेजुएशन वही जो हमने उसमें बताया था फिजिकल स्टैंडर्ड, अभी हम आगे देखेंगे, दोनों के लिए सेम है। इनका कार्य होता है वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा, मतलब जितने भी फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना, उनको डेवलप करना और उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये इसी का कार्य होता है। फिर अपन देखेंगे इसके आगे तीसरा पद आता है प्रोजेक्ट रेंजर, परियोजना क्षेत्रपाल। ये परियोजना क्षेत्रपाल होता है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, लेकिन ये जो होता है परियोजना क्षेत्रपाल ये अराजपत्रित होता है, ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर होता है। अब परिस्थिति तो इसकी भी स्थायी है, लेकिन कैसा है, नॉन गेजेटेड होता है, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है इसलिए स्थायी तो होता है लेकिन नॉन गेजेटेड होता है। इसकी भी ग्रेड पे वही होती है सेम जो फॉरेस्ट में रेंजर की होती है। अब इसके भी क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग वगैरह सब फॉरेस्ट रेंजर और प्रोजेक्ट रेंजर साथ में ही ट्रेनिंग होती है, सब एक जैसे चलता है। बस ये होता है कि जो प्रोजेक्ट रेंजर होता है वो मध्य प्रदेश वन विकास निगम के अंतर्गत आ जाता है, और मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत मध्य वन विकास निगम वन विभाग उसी के अंतर्गत आ जाता है। ये प्रोजेक्ट रेंजर वन विभाग के अंतर्गत ही आता है, वन विकास निगम, उसमें इसका कार्य होता है। इसका भी सेम कार्य होता है, वनों की सुरक्षा, प्रबंधन, मैनेजमेंट जो करना, डेवलप करना। ये अब बात आती है ग्रेजुएशन में, बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर हम फाइनल ईयर में हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हम आपसे बताएं कि उपयुक्त पदों के लिए उम्मीदवार के पास में जो शैक्षणिक अर्हता है, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अब जो भी बच्चे बोलते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हम एलिजिबल है कि नहीं है, आप यदि फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल है, क्योंकि क्या होता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स लेता है, मेंस लेता है, इंटरव्यू लेता है, लेकिन वो ये कहता है कि यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास में जिस दिन आपका जो मेंस की फॉर्म भरेंगे, मेंस का जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उस मेंस के फॉर्म में जो लास्ट डेट रहेगी उस दिन तक आपके पास में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कब? जिस दिन आप मेंस का फॉर्म भरेंगे उसकी लास्ट डेट, मतलब मेंस का आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री भले ही हाथ में ना हो लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री तो फिर बाद में आई जा कि अर्जित करने वाले उम्मीदवार उपरोक्त विज्ञापित पदों में निर्धारित हेतु, हाँ
इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले उम्मीदवार विज्ञापित पदों के लिए निर्धारित होने की पात्रता नहीं रहेंगे। यदि मेंस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता, आपके पास में डिग्री आना नहीं, आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट मतलब रिजल्ट आना, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये बात मांगी जाती है। इसके बाद में यदि आएगा, एक दिन भी बाद आएगा, तो वो आपके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लग सकता है। ठीक, चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। यदि आप भले ही वहां पर पहुंच जाए अंतिम स्टेप तक, तो वहां पर भी जाकर के आपकी चीजों को क्या कर देंगे, उम्मीदवारी को निरस्त कर देंगे। ये तो अभी हमने चीजें देखी। अब इस एग्जाम में क्या होता है, इस राज्य वन सेवा परीक्षा के 3 फेज होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो एमपीपीएससी लेता है, एमपीपीएससी ही लेता है। जो प्रीलिम्स जो सिविल सर्विस के लिए होती है वही होती है प्रीलिम्स। मेंस में क्या होता है, तो जितनी भी पोस्ट आती है, जितनी भी राज्य वन सेवा में पोस्ट आएगी, उसके 20 गुना लोग बैठेंगे मेंस में। अब कैटेगरी वाइज अलग कर ले, जो यूआर का कट ऑफ फाइट कर रहे उसका ही कर ले, तो मेंस में क्या होता है, उतने लोग 20 गुना लोग प्रीलिम्स के 20 गुना लोग आएंगे मेंस में। फिर यदि कहा जाए इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है एक पेपर, एक पेपर होता है मेंस में। कैसा पेपर होता है, तो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें। कितनी यूनिट होती है, तो कहा जाए 15 यूनिट होती है। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब आप देखेंगे 150 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो इसी के अंतर्गत ये कितने हो जाते हैं, आखिरी में आप देखेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 450 मार्क्स की आपकी मेंस हो जाती है। अब आप देखेंगे प्रीलिम्स में आपने प्रीलिम्स दी, जितनी पोस्ट आई, पोस्ट का यहां पर हम लिख ही देते हैं कि पोस्ट जितनी आई उसका 20 गुना लोग मेंस देते हैं। मेंस 450 मार्क्स की होगी। इस 450 मार्क्स में जितनी भी पोस्ट है, उस पोस्ट का केवल और केवल 3 गुना बच्चे काय में जाते हैं, इंटरव्यू में। 3 गुना ही लोग जाते हैं इंटरव्यू में, और 3 गुना जाने के बाद में जब आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी, तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 50 नंबर का होगा। 50 मार्क्स का इंटरव्यू, 450 की मेंस। अब जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें होगा 450 मार्क्स का आपका हो गया मेंस, 50 मार्क्स का हो गया आपका इंटरव्यू, और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी 500 में से। और बस ये इसके चयन की प्रक्रिया है। ऐसे ही चयन होता है कि प्रीलिम्स, यदि राज्य वन सेवा परीक्षा की भर्ती आई है, जितनी पोस्ट है उसका 20 गुना आएंगे मेंस में। मेंस में एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 15 यूनिट होगी, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और एक चीज यहां पर यदि कहा जाए तो 1/3 माइनस मार्किंग है, कि 1/3 माइनस मार्किंग होती है इस मेंस के पेपर में। प्रीलिम्स में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, मेंस में माइनस मार्किंग है। 3 गुना लोग इंटरव्यू देते हैं, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, और अंतिम में 500 में से आपका चयन हो जाता है। हम फिर कहें ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत प्रॉपर एक डिटेल जानना है राज्य वन सेवा परीक्षा से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, सर क्या क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, कितनी चीजें, तो हमने उसके लिए बनाया। यदि आपको पहले से पता है तो आप कृपया इस वीडियो में टाइम वेस्ट ना करें। और दूसरी बात, आपको बोलने का हक है, आपके घर में बोले, किसी को कमेंट करके अनाप शनाप बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यदि देखना हो तो देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वाकई में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने उस इंफॉर्मेशन पर्पस पे बनाया है ये वीडियो। अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड। आप फिजिकल स्टैंडर्ड में जाएंगे, आप यूआर, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए मेल के लिए हाइट होना चाहिए 163। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 163 मतलब 163 ही होना चाहिए, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का ही नहीं। जिन बच्चों को हाइट से रिलेटेड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी और ले लेना कि ऊंचाई यूआर
एससी एंड ओबीसी के लिए 163 सेंटीमीटर मांगी जाती है मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर मांगी जाती है फीमेल के लिए। तो ये फीमेल के लिए। जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जो एसटी से आते हैं, उनके लिए हाइट मांगी जाती है 152 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए मांगी जाती है 145 सेंटीमीटर। ये केवल और केवल एसटी में ही हाइट की छूट दी गई, 152 सेंटीमीटर और 145, और यहाँ 163 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। आप देखेंगे चेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट की बात करें, तो ये फॉरेस्ट की एग्जाम ऐसी है, इसमें फीमेल में भी मेजरमेंट किया ही जाता है। आप इसमें देखेंगे तो मेल में 79 सेंटीमीटर मांगा जाता है, फीमेल में 74 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इनमें 5-5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो इतना। अब कहीं कि मेल या फीमेल में क्यों इसे मांगा जाता है? एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स में आप देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी, मतलब कितनी आप उसमें हवा को ले सकते हैं। आप यदि फुल तरीके से जितना हमारे लंग्स एक्सपांड कर सके उतनी हवा एयर अंदर लेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांड हो ही जाता है हमारा चेस्ट या ब्रेस्ट। तो फीमेल के लिए इसलिए क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड, इसीलिए उन्हें महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा नहीं दिया है। यदि कोई फीमेल आती है तो वो उसी कैटेगरी में या यूआर के बॉयज पे आती है, इसलिए उसमें भी मांगा जाता। और शारीरिक क्षमता 4 घंटे में पैदल चलना होता है आपको, 25 किलोमीटर लड़कों के लिए होता है, वन क्षेत्रपाल, परियोजना क्षेत्रपाल सबके लिए, मतलब एसीएफ रेंजर, प्रोजेक्ट रेंजर के लिए। और कोई गर्ल यदि फिजिकल देती है तो उनको 16 किलोमीटर चलना होता है, काय में 4 घंटे में। तो यही उसका फिजिकल होता है, इस फिजिकल के तहत ये होता है। फिर चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई, सीने की मापदंड किए जाएंगे, उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि, जिसे आप बोलते हैं मेडिकल। मेडिकल में यही चीज देखी जाती है। शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड को पूरा करने में या शारीरिक क्षमता परीक्षण में या मेडिकल में किसी भी प्रकार से अनफिट पाए जाते हैं तो उनकी जो भी उसके लिए आप चयनित नहीं हो पाएंगे, आपकी जो उम्मीदवारिता है उसे रद्द कर दी जाएगी। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यहां पर आप देखेंगे तो मेल मतलब लड़कों के लिए यूआर कहे, एससी कहे, ओबीसी कहे, सबके लिए 163 मांगी गई है, एसटी के लिए 152। यदि गर्ल्स है तो उनके लिए, गर्ल्स के लिए हाइट कम मांगी, लेकिन उसके लिए कोई कोटा नहीं दिया गया है लड़कियों के लिए। फिर हम देखें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित है। अब आप देखेंगे यदि कोई एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है तो केवल मध्य प्रदेश के ही हैं तो उनको मिलेंगे पोस्ट। अदरवाइज यदि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट से भी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। भले ही आप वहां पर एससी, एसटी या ओबीसी में आते हैं, लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के होने के कारण आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। केवल मध्य प्रदेश के लिए ही एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन है। मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखे। आयु सीमा की बात करें, बात आती कितनी एज तक दे सकते हैं, तो सहायक वन संरक्षक हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। मतलब 21 से 40 वर्ष तक आप दे सकते हैं एसीएफ की एग्जाम। जो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, नोटिफिकेशन में जो डेट देगा उस डेट को आप 21 से 40 के बीच में होना चाहिए, ना 40 से ज्यादा होना चाहिए, ना 21 से कम होना चाहिए। वन क्षेत्रपाल हेतु 21 की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, 33 से ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यदि आपको किसी प्रकार का कोटा लगता है तो उसको छूट है। ये हम काहे की बता रहे हैं, यूआर की बात कर रहे हैं, जो अनारक्षित की बात कर रहे हैं। अब अपन उसमें देखते हैं क्या उसमें मांगा गया है। उसमें कहा गया है वन क्षेत्रपाल, परियोजना क्षेत्रपाल हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में जो भी दिया गया 19 दिसंबर 2009 के अनुसार महिला उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब आप देखिए कि जितनी भी चीजें देखेंगे कि महिला उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग, यूआर की जो महिलाएं हैं उनको यदि कहा जाए या फिर मेल या फीमेल कहा जाए, एससी, एसटी, ओबीसी, यह कहे शासकीय, निगम, मंडल,
स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। 5 साल की छूट रहेगी। वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल। सहायक वन संरक्षक में वापस से वही परिपत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन यहां पर आएगा नहीं, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब एक तो हमने यूआर देखा 21 से 40, उस पे 5 जोड़ लो, 21 से 33 उसमें 5 जोड़ लो, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो ये छूट रहेगी। फिर उन्हें एक चीज और लिखी हुई है, समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद के हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि कितनी एज तक दे सकते हैं। तो एससीएफ के लिए 21 से 40 तक यूआर के दे सकते हैं, लेकिन यदि आप यूआर में भी फीमेल हैं, महिला हैं, आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, आप शासकीय सेवक हैं, आप निगम, मंडल, संस्था कहीं में जॉब करते हैं, तो आपको 5 साल की छूट है। लेकिन किसी भी हाल में 40 + 5 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एससीएफ के लिए। वन क्षेत्रपाल पद हेतु यह आयु सीमा 38 होगी। 21 से 33 तक दे सकते हैं, 5 साल की छूट 38, तो 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में उपलब्ध होंगे। अतएव अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर को दे आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट। अन्य लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे। यदि आप अदर स्टेट से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, निगम, कर्मचारी जो भी आते हैं, आपको काय में काउंट किया जाएगा, यूआर में काउंट किया जाएगा कि आप यूआर में काउंट करते हैं। ये जो छूट भी मिलेगी, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो मिलेगी। अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा में छूट तभी प्रदान की जाएगी जब वह प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो। आपको यदि शासकीय सेवक होने के नाते 5 साल की छूट चाहिए, तो आपको प्रीलिम्स से लेकर के साक्षात्कार तक शासकीय सेवक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शासकीय सेवा में हैं और साक्षात्कार के पहले आपने छूट ले ली और उसके बाद में जिस दिन तक साक्षात्कार हो रहा उस समय तक आपकी नौकरी ही नहीं रही, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक होना चाहिए और सिलेक्ट हो जाएंगे तो दूसरे विभाग में चले जाएंगे। तो ये मांगा जाता है शासकीय सेवक से, कि जो शासकीय सेवा में है उनके लिए ये मांगा जाता है। अब परिवीक्षा अवधि की बात करें, प्रोविजनल पीरियड, तो सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों की उम्मीदवारी की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा की जाएगी। अब आप जब भी सिलेक्ट होते हैं ना, तो सिलेक्ट होने के बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे उसके पहले आपसे एक अनुबंध करवाया जाएगा, आपको स्टाम्प पे लिखवाया जाएगा कि यदि आप बीच में नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको इतना पैसा गवर्नमेंट को पे करना होगा। कौन सा पैसा? जो आपको सैलरी के तौर पे मिला, और सरकार ने आपको प्रशिक्षण देने के समय पर आपको पैसा जो आपके प्रशिक्षण पर खर्च हुआ वो भी लिया जाता है। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने के पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा। चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा। प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य है। आप यदि एसीएफ या रेंजर बनते हैं और चयनित हो जाते हैं, विभाग से सैलरी भी ले रहे हैं, प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, और उसके बाद में आप यदि छोड़ेंगे तो आपको राज्य सरकार को पैसा देना होगा। दूसरी बात, आप नौकरी करते हैं, प्रशिक्षण पूरे 2 साल का एसीएफ का ले लिया, फॉरेस्ट रेंजर का 18 महीने का ले लिया, 1-2 साल नौकरी करी, तो उससे काम नहीं होगा। आपकी पोस्टिंग होने के बाद में कम से कम विभाग में 5 वर्ष का सेवा करना अनिवार्य हो। 5 वर्ष के पहले आप छोड़ेंगे तो आपको पैसे देना होंगे, 5 वर्ष के बाद में छोड़ेंगे तो आपको कोई ये नहीं देना होगा, लेकिन इतने समय तो आपको करना ही होगा। और छोड़ेंगे क्यों? नौकरी, शासकीय नौकरी, गेजेटेड ऑफिसर छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं होता। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो मस्त घूमने फिरने का विभाग है, पूरी तरीके से खूब घूमना फिरना होता है।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया कैसी होती है? चयन प्रक्रिया में 5 क्रमिक चरण होते हैं। सबसे पहले होगी राज्य की प्रीलिम्स, उसके बाद होगी मेंस, उसके बाद होगा इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जो हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद होता है फिजिकल, जैसे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा है, प्रीलिम्स हो गया, दूसरा मुख्य परीक्षा हो गया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगी। उसके बाद में यदि कहा जाए साक्षात्कार होगा, एमपीपीएससी लेगा। शारीरिक मापदंड फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, जिसमें 25 किलोमीटर लड़कों को चलना होगा 4 घंटों में और 16 किलोमीटर लड़कियों को चलना होगा 4 घंटे में। और उसके बाद में होगा मेडिकल। तो आपने देखा प्री, मेंस, इंटरव्यू, फिजिकल और मेडिकल, यही 5 फेज होते हैं और यही उसकी चयन की प्रक्रिया होती है। चयन विधि, अब यदि कहा जाए कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो हर व्यक्ति फॉर्म भरता है, अलग अलग चीजों के लिए भरता है। एसीए भी भरता है, रेंजर भी भरता है, परियोजना क्षेत्रपाल भी भरता है। अब यदि आपने फॉर्म भरा, उम्मीदवार ने सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिए अथवा तीनों पदों के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। अब आप यदि मान लो एसीएफ नहीं है तो ये सब पहली प्रायोरिटी व्यक्ति एसीएफ को देता है, फिर रेंजर, प्रोजेक्ट रेंजर सबको देता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति रेंजर ही होता तो एसीएफ को ही देता है। तो बस यही पद होते हैं और इसी के तहत उसको लिया जाता है कि मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु 3 विकल्प होंगे, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, परियोजना क्षेत्रपाल, और दोनों पद तो दोनों के लिए भी व्यक्ति तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। वो राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हमने जो पहले बता दिया 20 गुना लोग आएंगे। प्रीलिम्स के 20 जितनी पोस्ट आएगी उस पोस्ट के 20 गुना लोग मेंस में आएंगे, मेंस देंगे, 450 मार्क्स की मेंस होगी। मेंस के 3 गुना लोग इंटरव्यू में आएंगे, इंटरव्यू देंगे। अंतिम रूप से एक पोस्ट पर एक चयनित होगा और कुछ बच्चे वेटिंग में आते हैं। बस यही प्रोसेस होती है कि यदि कोई बच्चे उसमें नहीं ज्वाइन करते हैं तो वेटिंग वालों को क्लियर करवा दिए जाते, यही चीज होती है। साक्षात्कार के बाद में रिटर्न मतलब मेंस और साक्षात्कार के मार्क्स मिलने के बाद में सूची बनती है आपकी। दूसरा यदि कहा जाए कि फॉरेस्ट की वो जॉब होती है कि यदि आपने एक बार खूब अच्छे से तैयारी की। ये 2020 के पास आउट है सचिन डोडवे, ये उनके माता पिता है। पीओपी जिस दिन पासिंग आउट परेड, वर्दी आप पहन रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होती है उस दिन आपको स्टार लगाए जाते हैं। स्टार लगाने का तभी से आप स्टार लगा सकते हैं, उसके पहले स्टार नहीं लगा सकते। तो ये पासिंग आउट परेड का है। सचिन डोडवे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हैं, ये उनके माता पिता है। ये वहीं का है। इनकी पीओपी कुंडल, जो महाराष्ट्र में कुंडल ट्रेनिंग सेंटर है वहां से हुई थी। ये उनके माता पिता के साथ है। एक फोटो ये सुमित गुप्ता जी की, यहां पर देखेंगे ये बेटा है, ये उनके पिता है। और व्यक्ति करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। सुमित गुप्ता जी है और ये उनका बेटा है। पिता फॉरेस्ट रेंजर बने और उस पीओपी में उनका बेटा गया हुआ था, छोटा सा जो है उनका बेटा है। अब ये इनकी भी कहा जाए तो आप इस वीडियो में, इसी चैनल पर वीडियो में देखेंगे। सुमित गुप्ता जी पहले पुलिस कांस्टेबल भी रहे, पुलिस कांस्टेबल से एमपी एसआई में बने, एसआई में बालाघाट में हाक फोर्स में भी कर रहे थे। फिर उनका फॉरेस्ट में रेंजर के पद पर चयन हुआ है। तो इनकी स्टोरी भी बड़ी शानदार है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम यदि व्यक्ति प्रॉपर तरीके से करे तो कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन होता ही होता है। ये वापस से पीओपी की ये है। ये आप और दूसरा देखेंगे तो ये सुमित गुप्ता जी की है। और जिस दिन आपकी पीओपी होती है आपकी पूरी फैमिली भी वहीं पर होती है। और इससे अच्छा दिन कुछ नहीं होता है जीवन में कि आप इस लेवल को अपने पेरेंट्स को वो दिन थे। और जिस दिन आप यहां पर होते ना उस दिन पिताजी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वाकई में यार मेरे बेटे ने वो दिन दिया जिसको मैं रियल में देखना चाहता। क्योंकि आप उस पीओपी में चल रहे होंगे और वहीं पर आपके पेरेंट्स भी बैठे होंगे। और इससे अच्छा दिन एक पिता के लिए क्या हो सकता है, जिस दिन आपका बेटा खुद एक अधिकारी बन के खड़ा हो आपके सामने। ये देखेंगे, ये वही फोटो है। और भी यदि कहा जाए कि आपको और बहुत अच्छे तरीके से देखना है तो जिन्हें लगता है कि नौकरी में रहते हुए हम तैयारी नहीं कर सकते, क्या पता हमसे होगी या नहीं होगी, तो यहां पर आप देवेंद्र सिंह जी पटेल जी का वीडियो देखें। इस वीडियो को जब आप देखेंगे ना तो देवेंद्र सिंह जी पटेल की एक स्टोरी दीपश्री एकेडमी के चैनल पर एक पूरा वीडियो डला हुआ है। और उस वीडियो में आपको बहुत वो चीजें, एक होता है कि हम बताएं और दूसरा होता है कि खुद वो पर्सन बताए जिसकी ये स्टोरी रही है। देवेंद्र सिंह जी पटेल का एक पूरा वीडियो है, बहुत मोटिवेशनल भी है, इमोशनल भी है, हार्ड वर्किंग वाला भी है, सब चीज उन्होंने ही बताई है, वो देखे। दूसरा आप दीपेंद्र लोधी जी का वीडियो देखें कि यदि जीवन में तैयारी करो 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 ऐसे करो कि फिर सिलेक्ट हो ना,
फिर नौकरी नहीं हो, नौकरियां हो, लगातार नौकरियां हो। तो आप दीपेंद्र सिंह लोधी जी का इंटरव्यू वीडियो देखें, इसी चैनल पर डला हुआ है दीपेंद्र सिंह, यही थंबनेल ही लगे हुए हैं। जो लोग कहीं जॉब में हैं और जॉब के साथ में तैयारी कैसे करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और यदि पुलिस कांस्टेबल में यदि नौकरी हो फिर कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप रजत पाटीदार जी का वीडियो देखें, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है और आप वहां पर से देखिए। आपको वाकई में लगेगा कि वाकई में इसी मेहनत करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। क्या कोई सिलेक्ट होने वाला व्यक्ति कोई दूसरे ग्रह से आते हैं? नहीं, वही होते हैं, लेकिन डेडिकेशन से कर रहे होते हैं। और एक होता है कोई दूसरा उन चीजों को बताता, और एक होता है कि व्यक्ति सिलेक्ट होने के बाद में अपनी खुद चीजें बताता। ये तीनों ही वीडियो इसी चैनल पर डले हुए हैं और उन्होंने ही बताया कि क्या कैसे किया जा सकता है। साथ ही एक्चुअल में फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग जो होती ना, वो बड़ी शानदार होती, बड़ी मजेदार होती है। और जीवन के असली आनंद यदि कहा जाए तो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग में है। क्योंकि यदि आप लोगों के कोई दोस्त यार होंगे या फिर यदि कोई रिलेटिव होंगे तो उनसे पूछिएगा कि कैसे होती है। नहीं तो जिस दिन यदि आप इस दीपश्री एकेडमी स्पेशली जानी जाती है कि राज्य वन सेवा की संपूर्ण तैयारी करना है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है दीपश्री एकेडमी जो राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाता है। तो आप बिल्कुल इस तैयारी में लगे और उस लेवल पर करें। और ये एक प्रॉपर गाइडेंस एग्जाम है, क्योंकि मेंस में आपको एक ही तो पेपर देना है। और भी यदि आपको ये वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप हमारी दीपश्री एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। यही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारी एप्लीकेशन पर भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहे तो हमने स्पेशली इसीलिए उसे डाल रखे बच्चों को देखने के लिए कि प्रॉपर कहां पर कैसे चीज की जाए। और यदि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर तो हो ही गई होगी। और भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो ये क्लास का नंबर है, इस क्लास के नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही नीचे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने जो देखा, जो बच्चों के बहुत बार हमारे पास मैसेज आता था, सर हाइट कितनी मांगते हैं, मैं बीसीए में हूं तो बीसीए मैंने 12th तो मैथ्स से किया है, लेकिन बीसीए किया दे सकता, तो बीसीए वाला किसी भी प्रकार से एलिजिबल नहीं है। भले आपने मैथ्स से 12th किया हो, आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीजें कही जाती है इसके अंतर्गत। तो आपको बीएससी किसी भी स्ट्रीम से हो, बीटेक हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है। तो ये वीडियो आज हमने इसीलिए बनाया कि जो बच्चों को डाउट आता है और इसके बाद में राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण डिटेल, आप उसमें एज की बात करें, आप उसकी सैलरी की बात करें, आप उसके वर्क की बात करें, आप उसके क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको संपूर्ण चीजें इस वीडियो को देखने के बाद में पता चल गई होगी। और अब आई थिंक आपके बीच में इस एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। साथ ही यदि आप भी राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। दीपश्री एकेडमी मध्य प्रदेश में राज्य वन सेवा की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान है दीपश्री एकेडमी, जो राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाता है। तो बिल्कुल आप जुड़िएगा। नमस्कार।